हेलो स्टूडेंट्स, पिछली दो क्लासों में अपन ने बेसिक बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन की क्लासें की थी। आज अपन फिर एक इंट्रोडक्शन की क्लास, बायोलॉजी की एक इंट्रोडक्शन की क्लास फिर अपन लेते हैं। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंट्रोडक्शन की बेसिक क्लासें जो अभी सर अपन को दे रहे हैं, आप देख रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, ये यूजलेस है। ऐसा नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बेसिक क्लासेस जो है ना, इनका इम्पोर्टेंस आपकी मेन क्लासों से भी ज़्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? ये इसलिए क्योंकि इन बेसिक क्लासों के अंदर अपन बायोलॉजी का एक कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं। इस कंसेप्ट के अंदर अपन वो टर्म्स सीख रहे हैं जो बार बार में अपन मेन टॉपिक में जाने के बाद में वो टर्म बार बार में आएंगे। इसलिए बेसिक चीज़ों को करना जरूरी होता है। हो सकता है ये सब चीज़ें आपको आती होगी, मगर फिर भी दोबारा से आपको अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज किया है तो दोबारा से आपके माइंड में वो सभी फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए, वो कंसेप्ट सभी, वो वर्ड्स सभी आपके माइंड में आने चाहिए। मैं पिछली क्लास के अंदर ही आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास जो है अपन अपने टॉपिक पर आएंगे, मगर एक टॉपिक ऐसा और रह गया था जो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो भी आपको एक बेसिक क्लासों के अंदर डाल करके मैं बता देना मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है ये होना भी जरूरी है। उसके बाद में अपन मेन टॉपिक में आ जाएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक में अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करने की अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना कोई बड़ा नहीं है, इजीली अपन कर सकते हैं। तो अपन बेसिक क्लासों के थ्रू अपने नॉलेज को अपन गेन कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो बार बार में अपने मेन क्लासों में आएंगे, इसलिए इन क्लासों का भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप वीडियो को केयरफुली सुनना। देखो, आज का अपना इंट्रोडक्शन का बेसिक टॉपिक है वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन, मेन दो ब्रांच जूलॉजी और बॉटनी, इनके बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, इनके फादर्स के बारे में पढ़ लिया था। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के मेन फीचर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करते हैं तो बायोलॉजी की मेन ब्रांच जूलॉजी और बॉटनी थी, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनकी स्टडी अपन आज की वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपना टॉपिक रहेगा वेरियस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। नंबर एक है जूलॉजी। जूलॉजी ब्रांच जो होती है उसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है? एनिमल्स की स्टडी की जाती है। इट मींस दोज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स, केवल एनिमल्स की स्टडी की जाती है, तो वो ब्रांच कहलाती है जूलॉजी। फादर्स ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर्स ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, और फादर्स ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, याद रहना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में अगली ब्रांच जो है अपनी बॉटनी। बॉटनी ब्रांच जो होती है उसके अंदर केवल प्लांट्स की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? ओनली प्लांट्स की। इट मींस दोज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपनी है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक वो ब्रांच जिसके अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको अपन ऐसे नहीं देख सकते हैं, दिखाई नहीं देते अपन को, उनको देखने के लिए अपन को माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी जिनको अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। लाइक दैट बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इतने ज्यादा माइन्यूट होते हैं, इनकी साइज इतनी स्मॉल होती है कि ये नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए अपन को माइक्रोस्कोप के यूज लेना पड़ता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ब्रांच जो होती है उसके अंदर स्टडी अपन ऑर्गेनिजम्स के कौन से पार्ट की करते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स की। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी जब अपन करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है मॉर्फोलॉजी। इंटरनल पार्ट्स में नहीं है, केवल एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी करते हैं। जैसे अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में लीव्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर लें, फ्लावर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर लें, स्टेम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर लें, रूट्स जो है उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो वो सब हो गई है मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग पार्ट्स होते हैं। उसके बाद में एनाटोमी। एनाटोमी के अंदर आ जाओ, यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स की अपन इंटरनल स्ट्रक्चर, इट मींस इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करें,
अब डाइजेस्टिव में पर्टिकुलर स्टोमक के इंटरनल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो वो एनाटॉमी हो गई है, क्योंकि अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं। अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेक्शन काटते हैं, टीएस काटते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन, तो सेक्शन काटने के बाद में अपन को इंटरनल पार्ट कैसे नजर आ रहे हैं उनकी स्टडी जब करते हैं तो वो कहलाती है एनाटॉमी। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रांच है अपनी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ब्रांच जो होती है उसके अंदर टिश्यूज की स्टडी की जाती है, यानी दोज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। व्हाट इज टिश्यूज? टिश्यूज क्या होते हैं? A group of cells similar structurally and functionally similar group of cells, यानी ऐसी सेल्स जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है और उन सब का फंक्शन भी सिमिलर है, वो सभी सेल्स आपस में जुड़ करके ग्रुप बना देगी और उस सेल्स के ग्रुप को अपन टिश्यू कहते हैं। टिश्यू बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू भी होते हैं, एनिमल टिश्यूज भी होते हैं, तो इन सभी टिश्यूज की स्टडी हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग की जाती है, तो इस ब्रांच को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसके बाद में ब्रांच का नेम है अपनी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नाम से पता चल रहा है स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं वो साइटोलॉजी होती है। बट सेल्स में भी किन किन बातों का स्टडी की जाती है? सेल्स की स्ट्रक्चर की, सेल्स के फंक्शन की, सेल डिवीजन की, ये सभी चीजें सेल के स्टडी में इंक्लूडेड हैं, तो इन सब चीजों की स्टडी करना कहलाता है साइटोलॉजी। देन इसके बाद में अगली ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। इसके अंदर दोज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नॉन एज जेनेटिक्स। एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है? देखो अपन को पता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होता है, बर्थ होता है उसका, तो वो किससे बना है? अपने पेरेंट्स, फीमेल और मेल पेरेंट्स से बना है। तो उसके अंदर जीन्स कहाँ से आए हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं? उसके पेरेंट्स से आए हैं। तो वो उसके पेरेंट्स एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन उनकी प्रोजेनी आ गई है। अब वो प्रोजेनी जब वो मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो उनसे फिर अगली उनकी प्रोजेनी आएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन और आ जाएगी। तो कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं फादर से, फादर और मदर यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी में, फिर वो फादर और मदर बने यानी पेरेंट बन गए उनकी प्रोजेनी में, फिर उनकी प्रोजेनी में। तो कंटिन्यू कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर जब होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता, स्टडी की जाती है कि कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना। और एक चीज मैंने बताया आपको, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या हो गए? देखो जब कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स है उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स जो है, प्रोजेनी है, वो बिल्कुल सिमिलर हुई क्या? ये जेनेटिक मटेरियल तो उन्हीं से दोनों से आया है, तो वो दोनों की सिमिलर कैरेक्टर्स होएगा? नहीं, जेनेटिक मटेरियल हर जनरेशन में जब जाता है, इस जनरेशन में जब ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक पेरेंट से, एक फादर और मदर से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है, जैसे मान लिया कि 4 भाई बहन है, सगे भाई बहन है, यानी चारों सिबलिंग है आपस में, एक ही माता पिता से प्रोड्यूस हुए हैं, चारों सिबलिंग है, मगर चारों जेनेटिकली डिफर है, यानी चारों का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो होता है वो चारों का अलग अलग है। चारों में सिमिलरिटीज काफी सारी है, मगर उनके अंदर माइनर यानी माइन्यूट चांसेस ऐसे भी होंगे कि उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस आएंगे, उनमें वेरिएशन होंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजिंग हुआ है सबके अंदर, इसे बोलते हैं अपन वेरिएशंस। तो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस, उनमें चेंजिंग भी होते रहते हैं। इस बात का भी स्टडी जिस साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है वो भी जेनेटिक्स है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में तभी बता दिया कि जेनेटिक्स के अंदर अपन इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स आपको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं अपन। अगली जो ब्रांच है वो है अपनी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है उनकी स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज फिजियोलॉजी। लाइक दैट प्लांट्स में फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी होती है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में अपन किस किस
टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में टॉपिक अपने आ जाएंगे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत सारी होती है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। इस टाइप से प्लांट्स में रेस्पायरेशन, कैसे रेस्पायरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन से होते हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशंस होता है, प्लांट्स रूट्स के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ये सब चीजें, इन सब टॉपिकों की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है वो प्लांट फिजियोलॉजी हो गई है। ऐसे ही अपन एनिमल्स में लाइक दैट ह्यूमन में बात करते हैं अपन, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपन जितने भी अपने सिस्टम्स है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सिस्टम्स की जब स्टडी करते हैं तो वो एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप, बायोकेमिकल रिएक्शंस पूरी बॉडी के अंदर हो रही है, उनकी स्टडी करना फिजियोलॉजी होती है। फिर इसके बाद में होगी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। नाम से पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। बट केवल एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो बना कैसे है उससे पहले के सभी इवेंट की स्टडी की जाती है। एम्ब्रियो तो लास्ट रिजल्ट हो गया अपना, एंड प्रोडक्ट है, उससे पहले एम्ब्रियो बनने से पहले पहले के इवेंट कौन से थे उन सब की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूडेड है। लाइक दैट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट कैसे बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यानी गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसे अपन, गैमेटोजेनेसिस में इंक्लूडेड है। देन इसके बाद में बात करते हैं गैमेट बन गए, गैमेट बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, दिस आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंक्लूड हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हुए तो डिप्लॉइड जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर आगे डेवलपमेंट होता है किसमें, एम्ब्रियो में, यानी जाइगोट आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो ये एम्ब्रियो बनने से पहले पहले के इवेंट कौन कौन से हो गए, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन जिसको अपन फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये सब इवेंट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रांच है अपनी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है उसके अंदर अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसकी स्टडी करते हैं। अब क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि हर एक इस वर्ल्ड के अंदर, इस अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक पर्टिकुलर साइंटिस्टों के थ्रू एक क्लासिफिकेशन किया गया है कि उनको कौन कौन से टेक्सस में डिवाइड किया गया है। लाइक दैट, जैसे उसका कौन सा किंगडम है, वो कौन से फाइलम के अंदर इंक्लूड है, कौन सी क्लास है, कौन सी जीनस है, कौन सी उसकी स्पीसीज है, ऐसे डिवाइड किया गया है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, तो होमो उसका जीनस हो गया है, सेपियंस उसकी स्पीसीज हो गई है। ठीक है, कॉर्डेट के अंदर इंक्लूडेड है ये। फाइलम क्या होते हैं आप 9th क्लास में सुन रखे होंगे, बाकी अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटिक हेलमेंथीज, ये सब नाम आपने सुने ना, ये सब फाइलम होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अपना एक फाइलम दिया गया है। कॉर्डेट है तो कॉर्डेट के लिए फाइलम है, नॉन कॉर्डेट के लिए भी है, ऐसे सबको डिवाइड किया गया है, सबके लिए अलग अलग एक होम बनाए गए हैं। इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। और फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर नेम डिसाइड किया गया है उनका। जैसे मैंगो है, उसका साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका हो गया, तो ये नेम डिसाइड किया गया है, उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे बोलते हैं अपन टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच जो है अपनी वो है इकोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इकोलॉजी ब्रांच जो है उसके अंदर अपन किस टॉपिक की स्टडी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिज्म का उसके एटमॉस्फेयर के साथ में किस टाइप की रिलेशन है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जहां पे उसका हैबिटेट है, उस हैबिटेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो खुद है, मगर उसके चारों तरफ क्या क्या है, टेम्परेचर कितना है, एयर है, ऑक्सीजन कितनी है एयर के अंदर, ठीक है, सनलाइट, प्लांट की बात करें तो सनलाइट कितनी है, ठीक है, वाटर कितना है, ये सभी एटमॉस्फेयर हो गए उसका चारों तरफ का। ये नॉन लिविंग फैक्टर हो गए। लिविंग फैक्टर्स में बात करते हैं अपन, तो जैसे उस ऑर्गेनिज्म जो है वो उस हैबिटेट में पाए जाने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में किस टाइप के इंटरेक्शन में रहता है, उनसे कैसे अपना, जैसे अपन है, अपन बिना प्लांट्स के सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स नहीं है तो अपन को फूड नहीं मिलेगा। तो अपन का डायरेक्टली इंटरेक्शन प्लांट से हो गया ना। तो अपन जहाँ पर रह रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरमेंट में अपन बाहर की जितनी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स
जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूडेड है, उनके साथ में किस टाइप का रिलेशन रहता है अपना, उसका स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। यानी इस ब्रांच के अंदर अपन ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशन की स्टडी करते हैं। इसके बाद में अगली ब्रांच जो है उसका नेम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो ब्रांच है, उस इवोल्यूशन ब्रांच के अंदर अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके उस बर्थ के बाद में उसमें होने वाले कोई भी चेंजेस, बर्थ के बाद में उसमें क्या चेंजेस हुए और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ आगे चल करके, उन सब चीज़ों की स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे इवोल्यूशन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये चीज़ हो गई एम्ब्रियोलॉजी। नहीं, यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी में एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, एक जनरेशन की। यहाँ पर इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है कि जैसे अपन बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन किससे इवोल्व हुआ है, ह्यूमन किससे बना है। इवोल्यूशन में अगर अपन करोड़ों ईयर पहले जाते हैं तो एप जो है वो कभी अपने एंसेस्टर जो थे एप थे, और एप में चेंजिंग होते होते प्रेजेंट के अंदर होमोसेपियंस बना है। तो कितनी सारी चेंजिंग हुई है, धीरे धीरे हर जनरेशन में थोड़ा चेंजिंग होते होते आज का होमोसेपियंस बन गया है। अब आप समझ गए होंगे इवोल्यूशन क्या है। यानी बहुत साल लग जाते हैं इवोल्यूशन के अंदर एक नई स्पीसीज आते थोड़ा चेंजिंग होते एक नई स्पीसीज बन जाते हैं, इसे बोलते हैं अपन इवोल्यूशन। नेक्स्ट अपनी ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर अपन इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट की स्टडी अपन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अगली ब्रांच जो है उसका नेम है पेलियोओंटोलॉजी। पेलियोओंटोलॉजी ब्रांच जो है उसके अंदर अपन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स वर्ड सबने सुन रखा होगा। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऐसे डिकेड पार्ट्स हैं, ऐसे डिकेड पार्ट या पूरी बॉडी है जो बहुत समय पहले पाए जाते थे, बट उनकी डेथ के बाद में उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रॉक्स के नीचे आने से उनके नीचे सप्रेस हो गए, दब गए हैं। अब उनके बॉडी के कोई भी पार्ट्स या उनके कुछ बॉडी के कोई भी अपन बोल सकते हैं पिक्चर्स या उनके सिंबल्स जो होते हैं वो उन रॉक्स के अंदर छप गए हैं, ऐसे कैसे प्रिंट हो गए हैं। अब उनको देख करके अपन आज प्रेजेंट टाइम के अंदर वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, मगर उनके बॉडी के ऐसे पार्ट्स को अपन देख करके उनके बारे में स्टडी करते हैं कि किसी समय पर ये ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, इनकी बॉडी ऑर्गेनिज्म ऐसा था, इनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी थी, इनकी एनाटॉमी ऐसी थी। जैसे अपन डायनासोर की बात करते हो, डायनासोर आज के टाइम में थोड़ी है, फिर भी डायनासोर की आप मूवी देखते हो, डायनासोर ऐसे थे, डायनासोर कितने टाइप के डायनासोर थे, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, इतने बड़े थे। वो स्टडी कैसे की जाएगी, ये कैसे की गई है? डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, उनकी बॉडी जो है वो रॉक्स के नीचे दबी हुई, उनके बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिली है कि ये ऐसे थे, उनको देख करके स्टडी की जाती है। तो फॉसिल्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम पेलियोओंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ब्रांच जो है उसके अंदर किसी भी डिजीज की कॉजिंग एजेंट, फिर उसके बाद में उस डिजीज के क्या इफेक्ट और इस डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाए, इन सब टॉपिक्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। यानी यहाँ पर डिजीज से रिलेटेड बातें आ गई है सभी, कि कोई भी डिजीज जो होती है उसको कौन सा बैक्टीरिया है या फंजाई है या कोई वायरस है वो कोज करता है, यानी वो डिजीज कोजिंग एजेंट हो गया, उसके बारे में स्टडी करना। अब उस डिजीज को होने के बाद में प्लांट्स में हो रही है, एनिमल्स में हो रही है, तो उस डिजीज के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना, वो भी पैथोलॉजी में आ गया। और उस डिजीज को दूर करने के लिए या उस कॉजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि डिजीज का कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी स्टडी करना पैथोलॉजी। ठीक है, तो डिजीज से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की स्टडी पैथोलॉजी में करते हैं अपन। नेक्स्ट ब्रांच है अपनी पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स जो उसके लिए होस्ट है उस पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं और बदले में उस होस्ट को कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचाते हैं, कोई डिजीज देते हैं। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं जो दूसरों पर डिपेंड है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो उनकी स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी।
अगली ब्रांच है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंदर फिशेज की स्टडी की जाती है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें फिशेज की स्टडी की जाती है उसे इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगली ब्रांच है निमेटोलॉजी, जिसमें निमेटोड्स की स्टडी की जाती है, वो निमेटोलॉजी। अगली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टेक्नोलॉजिकली यूज लेकर के, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका टेक्नोलॉजिकली यूज लेकर के और ह्यूमन बीइंग के लिए कोई ना कोई बेटर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे किया जाए उसकी स्टडी जब की जाती है तो उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और ऑर्गेनिजम्स के लिए ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज में लो और आप उनमें कोई भी टेक्निक ऐसी लगाओ कि उनसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लो जो ह्यूमन के लिए बेटर हो, उसे अपन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और लास्ट ब्रांच जो है अपनी बायोजियोग्राफी। इस ब्रांच के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पर किस टाइप्स के हैबिटेट में रह रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के हैबिटेट में है, उसके बारे में स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने बायोलॉजी की वेरियस ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे वर्ड आपके लिए इसमें नए आए होंगे, मगर ये वर्ड्स आपके ध्यान में रहने जरूरी है, क्योंकि आगे के अपने जो टॉपिक्स मेन चैप्टर में आएंगे तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं बार बार में आएंगे, इसलिए आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। इसलिए एक बेसिक क्लास आपने बनाई है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।